ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होगी किस पर, यूनिट एंड डायमेंशन के कंसेप्ट पर। ठीक है, जो हम पिछले कुछ लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी कि डायमेंशन के जो एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन के बेस्ड पर आज कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 3 या 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यही रहने वाला है, 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। उसके डायमेंशन एंड एप्लीकेशन क्या है वो देखेंगे। 2 सवाल मैंने लिख रखे हैं, फर्स्ट सेकंड वाला बाद में करेंगे, पहले इस पर आइए। सवाल ये है, इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम, कौन कौन है? वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। चलिए टाइम, ठीक, आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन तीनों को मान लो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। मान लिया है नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको ऐसा मान लेना है कि तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। ना, if velocity, force and time are taken to be fundamental quantities, then create a new formula for mass and energy। मास के लिए आपको क्या करना, नया फॉर्मूला निकालना है और एनर्जी के लिए भी। ठीक है, कैसे निकालना? बहुत ही आसान है, देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मास के लिए। ठीक है, पहला मास के लिए हम बात करेंगे। मास का सिंबल होता है कैपिटल एम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, मास डिपेंड्स ऑन 3 क्वांटिटीज, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। क्यों? क्योंकि इन तीनों को क्या लेना है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है। तो मास मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम टी। ठीक है, चलिए कैपिटल टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, इसका पावर हमें नहीं पता है कि क्या आएगा, है ना? पावर कुछ भी आ सकता है। तो पावर कुछ भी आ सकता है, तो मैंने मान लिया ए, बी और सी। ए बी सी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, जो हम सोल्व करते हैं हर बार ऐसा। चलिए कि नाउ वेलोसिटी, फोर्स और टाइम का क्या रख देते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं। वेलोसिटी का क्या होता है? L1 t-1, इसका पावर ए। फोर्स का क्या होता है? M1 L1 t-2, इसकी पावर बी। और टाइम का T1 होता है और इसकी पावर सी। पावर की पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। और इधर m है, m का डायमेंशन क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये लिख भी दिया, ये लीजिए, खुश। ये हो गया M1। अब देखिए, पावर की पावर मल्टीप्लाई करनी तो कर दीजिए, 1 इंटू ए हो गया, ये टी की पावर माइनस ए हो गया, ये एम बी हो गया। सारी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी की पावर ये सी। अब जो सेम बेस क्वांटिटी है उनको एक साथ रखेंगे, है ना? M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका m पहला लिखेंगे, पहला लिख दिया m। अब l वाले टर्म लिखो, ये रहा l, ये रहा l। दो लोग हैं, बेस क्वांटिटी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सही है, चलिए टी बच गया, ये रहा टी, ये रहा टी और ये रहा टी। क्या आ जाएगा? टी की पावर माइनस ए माइनस 2b एंड प्लस का सी। सिंपल ऐड कर देना बस, दैट्स इट। यहां तक कर चुके। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। इसी का आगे लिख रहा हूं, मिटा दे रहा हूं ना, तो वो तो मिटाएंगे नहीं अभी। चलिए अब m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर b, l की पावर a प्लस b। इसे थोड़ा आगे लिख देते हैं, m की पावर b, l की पावर a प्लस b एंड t की पावर माइनस a माइनस 2b प्लस का c। ठीक है, यहां तक ठीक। वही चीज मैंने वापस लिखी है, लास्ट में जो हम पहुंचे थे उसी को वापस लिखा है। अब क्या करने का? अब करना यह है कि हमें ए बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करना है, v की पावर a, f की पावर b थी, t की पावर c थी। तो इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? ए बी सी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलो कांस्टेंट आएगा इफ आई रिमूव प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट k आया,
और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, वी नो, तो इसका कोई लेना देना भी नहीं है। ये जो कांस्टेंट आया है इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि डायमेंशनलेस होगा, इट्स जस्ट ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेना होता है, तो हमने ले लिया कोई सा भी, है ना, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी, और जिसका फिक्स वैल्यू हो या कांस्टेंट वैल्यू हो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। चलिए, नाउ कंपेयर द पावर बोथ साइड। यहाँ m का टर्म है इधर, चलिए थोड़ा और एक टर्म और बढ़ा देते हैं, m1 l0 t0, l और t इधर है नहीं तो 0 0। चलिए, अब इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं तो मैंने हटा दिया, क्योंकि हम केवल डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए आई हैव रिमूव्ड k, है ना। नाउ कंपेयर बोथ साइड पावर, कंपेयर पावर बोथ साइड, दोनों ही साइड करना पड़ेगा वरना एक साइड से कैसे कंपैरिजन करेंगे, संभव नहीं, है ना। चलिए, इधर m का पावर कितना b है, इधर कितना है 1, तो b इक्वल टू कितना हो गया 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। कितना आसान था। a प्लस बी इक्वल टू कितना 0, l की पावर यहाँ कितनी a प्लस बी, और यहाँ कितना 0। तो अब खेल खत्म हो रहा है। देखिए b का वैल्यू कितना हम जानते हैं पहले से, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, a प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा a इक्वल टू माइनस 1। ए और बी का वैल्यू आ गया, अब क्या बच गया c, तो इसके लिए ये t की पावर यहाँ इतना है, इधर कितना है 0, क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। अब a का वैल्यू कितना आया था, a का वैल्यू माइनस 1 आया था, ठीक है, या फिर c को एक तरफ रख लो पहले, उसको उधर भेज देते हैं, है ना, और आसान। c को मैंने इधर रखा, ये माइनस का a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का a, माइनस का 2b उधर गया तो प्लस का 2b, ठीक है। अब सोल्व कर लो, a का वैल्यू जानते हैं हम कितना है माइनस 1 है, प्लस 2, b का वैल्यू कितना 1 है, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 1 माइनस 1 हो गया, तो कितना आ गया 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 ही बचेगा। सो डेट्स इट, आंसर आ गया आपका, a का वैल्यू आएगा माइनस 1, b का वैल्यू 1 आएगा और c का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। इसे लिखिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिख चुके, चलिए, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना, a का वैल्यू आ जाएगा कितना, a का वैल्यू हो गया माइनस 1, सो पुट इट माइनस 1 हियर, b का वैल्यू 1, सो पुट 1 हियर, एंड c का वैल्यू 1, तो पुट 1 हियर। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पोर्शन का आंसर। ओके, ये हो गया फर्स्ट पोर्शन का आंसर। अब हम करेंगे इसी का सेकंड, ठीक है। अब मास की जगह क्या दिया है, मास की जगह दिया है स्टूडेंट्स एनर्जी, ठीक है। तो सिंपल सा चेंज, तो सेकंड पोर्शन लगाइए इसी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। तो लगा देते हैं, ये लीजिए, मैं फर्स्ट मिटा दूंगा तो सेकंड खुद ही लग गया, ठीक है। ओके, चलिए, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी दैट मीन्स सिंबल इज ई, and according to given problem, E is directly proportional to velocity, force and time. Again the same problem is there, we don't know the power, so let's say power is A B C, ठीक है। तो लास्टली अपना टारगेट क्या रहेगा, इन तीनों की पावर को फाइंड करना, ठीक है। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं साइड में, ठीक। चलिए, अब क्या करना है, अब ये करना है डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है और फाइंड करना है। चलिए, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम जानते हैं, जग जाहिर है क्या कि वही होगा जो वर्क डन का होता है। चलिए, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो चाहो तो इसे एक स्टेप पहले पूरा कर लो, E इक्वल टू के
v की पावर a, f की पावर b, t की पावर c, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इट्स अ सिंपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब नाउ पुट द डायमेंशन फॉर्मूला। m1 L2 t माइनस 2 ये हो गया एनर्जी का, ये फॉर एनर्जी, k का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। L1 t माइनस 1 की पावर a, फोर्स का हम जानते हैं m1 L1 t माइनस 2, दो ही लोगों का तो डायमेंशन याद रखना है, एक फोर्स हो गया और एक वर्क डन हो गया, ठीक है। बाकी सब तो फाइंड किया जा सकता है। पावर की पावर मल्टीप्लाई m1 L2 t माइनस 2, L की पावर a, t की पावर माइनस a, mb, m की पावर b, t की पावर b, L की पावर b हो गया, t की पावर माइनस 2 भी हो गया, एंड हियर इट इज t की पावर c, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, मास वाले टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद लेंथ वाले टर्म, उसके बाद टाइम। समझदार हो गए आप तो, है ना, एक्सपर्ट। m1 L2 t माइनस 2, m की पावर b, L की पावर a और L की पावर b, और ये t, ये भी t, ये भी t, इतने सारे t और खेल खत्म इन तीनों का। यहां तक पहुंचे, लिखिए इसे आगे। हुआ इतना। चलिए इसी स्टेप को फिर से आगे यहां लिख दे रहा हूं, यहीं से सॉल्व करेंगे वापस। ये बढ़िया तरीका है ना, इतनी सी जगह में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। m की पावर b, L की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस a, 2b प्लस c। ओके, नाउ कंपेयर द पावर बोथ साइड। कंपेयर पावर बोथ साइड। ओके, m की पावर कितनी 1, यहाँ m की पावर कितनी b, तो b का वैल्यू कितना आ गया 1। ये देखो, ये तो सेम आया सर, सेम तो आया, देखते हैं बाकी लोग भी सेम आते हैं क्या, है ना। इधर l की पावर कितनी है a प्लस b, इधर कितना है l की पावर 2 है, तो देखो क्या सेम आया है, a का वैल्यू निकालना है, तो a इक्वल टू 2 माइनस b का वैल्यू कितना 1। पिछली बार a का वैल्यू कितना आया था -1 आया था, इस बार नहीं आया है, यानी कि देयर इज समथिंग चेंज। ओके, प्लस c इक्वल टू कितना -2, करेक्ट। वैल्यू पुट कर देते हैं, सोल्व कर लेंगे। a का वैल्यू 1 है, 1, ये देखो माइनस तो बाहर था भाई पहले से ही, है ना, ये 1, 2, b का वैल्यू कितना 1 था, प्लस c इक्वल टू -2, -1 -2 प्लस c इक्वल टू -2, -3 हो गया ये। ओके, -3 उधर गया, प्लस का 3 हो गया, 3 -2 कितना आ गया 1। इस बार तीनों पॉजिटिव आ गए, तीनों पॉजिटिव आ गए, तो क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू भी 1 आया, c का वैल्यू भी 1 आया, तो ये चेंज आ जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, खत्म कीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोर्ड पे लिखा है। वो क्रांतिकारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पैरेलक्स मेथड में एक सवाल पूछा था, एक स्टूडेंट ने उसका जवाब दिया है, सुमित पाटिल, तो काफी बेहतर किया है वो। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल, ऐसा इसमें गिवन है। कैलोरी क्या है, इट्स ए यूनिट ऑफ हीट एंड इज इक्वल टू 4.2 जूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। अब होता ये है स्टूडेंट कि जो एनर्जी की हम बात करते हैं वो MKS और CGS, ये थोड़ा डिटेल में चलते हैं ना।
इतना पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, डी से लिख दिया इसे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए मुझे यूनिट बताते जाइए। मास का हो गया किलोग्राम, एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया फिर से मीटर, क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये किसका आया, वर्क डन का। और जो वर्क डन हम करते हैं वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क डन हम करते हैं वही वर्क डन स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में वर्क पावर एंड एनर्जी में। ठीक है, ये बात बढ़िया है सर। लेकिन अब बात क्या है कि ये तो एमकेएस में ना, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये एमकेएस है। ये क्या है, एमकेएस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। सीजीएस में अगर करते तो क्या होता, सीजीएस में अगर करते आप तो ये होता कि ई फॉर एनर्जी, इसका एमकेएस में होता है भैया क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस में अगर यही बात करते तो किलोग्राम की जगह क्या आता, ग्राम आता, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आता, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहता। ये मैंने केवल लिखा है, कितना क्या आएगा वैल्यू नहीं बताया। ठीक है, जस्ट एन आइडिया। अब इस पूरी यूनिट को एक नाम दिया गया जूल। क्या दिया गया, जूल नाम दिया गया है, और इसे दिया गया है क्या, कैलोरी। ठीक है, तो वही उसका कहना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो ये समझे अब, यानी कि एनर्जी के दो यूनिट्स की बात हो रही है, उसने रिलेशन खुद से दिया है। ठीक है ना, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं रखना। साथ ही साथ ये कहा है, तो पहली बात तो होगी रिलेशन वाली। दूसरा 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी हमने देखा था कि जूल का यूनिट क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, now suppose we employ a system of unit in which the unit of mass is equal to alpha kg, unit of length is beta meter, unit of time is gamma second, show that 1 calorie has a magnitude of this। देखिए सवाल क्या है, समझाते हैं। इसने कहा कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए। ठीक है, आप एक ऐसा सिस्टम तो जानते ही, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होते हैं, ऐसे सिस्टम को जानते हैं। उसने कहा इट्स ओके, ये जानते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक नया सिस्टम बनाना है जिस सिस्टम में मास, मास जो होगा, यूनिट ऑफ मास क्या होगा, इज इक्वल टू अल्फा किलोग्राम। यूनिट ऑफ मास इज अल्फा किलोग्राम, ये सिंबल है अल्फा का। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर, कितना मीटर, बीटा, एंड यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकेंड। ठीक है, अगर ऐसा हो तो बताना है क्या, कि इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होगी, और उसने कहा कि यह वैल्यू होगी, वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए किया जाए, तो किया जाए। इसमें कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट का हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं इसी में। ठीक है, कैसे, एक चीज हमने ये पढ़ी है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं ये जो है वो नया सिस्टम है जो हम एम्प्लॉय करना चाहते हैं। ठीक है, जिसे हम अप्लाई करना चाहते हैं, ये है न्यू सिस्टम, और ये है पहले से पता सिस्टम, कौन सा, एमकेएस। कौन सा, एमकेएस। ठीक है, क्यों लिया एमकेएस, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी।
इसी का तो वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि ये अननोन हो गया सिस्टम। कौन से सिस्टम में? जब उसका मास अल्फा केजी हो, लेंथ बीटा मीटर हो, गामा सेकंड टाइम हो उसका, ठीक है। चलिए, एन जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को दिखाता है, तो उसने कहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपके लिए कितनी, 1 कैलोरी ही है, यानी कि 1 कैलोरी का ही क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। सो इट्स 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी, ओके। यूनिट, अब एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी का तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट मतलब डायमेंशन फॉर्मूला रखना है यहाँ पर m1 L2 T-2, ठीक है। सो m1, अच्छा ये लीजिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका कोई दिक्कत नहीं, L2 T-2, N2, N2 इज वॉट 4.2 जूल, सही है, 4.2 जूल होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जूल का भी क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो एनर्जी का है, यानी कि m1 L2 T-2। अभी इसका इंडेक्स 2 है तो इसको इंडेक्स क्या देंगे, 2 दिया, ये लीजिए 2 दे दिया, यहाँ पर इंडेक्स 1 है, ये 1 1 1। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 कैलोरी का, कौन से सिस्टम के लिए, ये जो नया सिस्टम बनाया गया है। तो 1 कैलोरी जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको साइड में रखा, क्या जाएगा 4.2 m2 अपॉन m1, मास के नीचे मास की पावर 1, कंबाइंड पावर है ना। चलिए ये मिटा देते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं। L2 बाई L1 की पावर 2, T2 बाई T1 की पावर -2, ठीक है। तो देखिए अब 1 कैलोरी की वैल्यू फाइंड तब करनी थी जब मास क्या हो m1 अल्फा केजी, लेंथ क्या हो L1 बीटा मीटर, टाइम T1 क्या हो गामा सेकंड, ठीक। m2 किसके लिए था, m केस में, और m केस में कुछ नहीं दिया, मतलब क्या 1 केजी 1 मीटर 1 सेकंड, ठीक है। चलिए, मतलब केवल आपको यह पता करना था कि किसको फाइंड करना है और किसको रखना है, बस इतना पता चल जाए तो खेल खत्म हो जाए। ये 1 केजी एम केस वाला, किसी को भी 1 और 2 मान सकते हैं हम, 1 m2 किसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में मान, बाद में नहीं। m1 कितना, अल्फा केजी, ठीक है। L2 1 मीटर, और ये बीटा मीटर की पावर 2, T2 1 सेकंड, गामा सेकंड, ये -2, ये इसका नाम है भाई, गामा सेकंड है ना। चलिए, केजी से केजी खत्म, मीटर से मीटर खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म, तो देखो क्या बच जाता है, मिटा दे रहा हूं। So here it is 1 कैलोरी, चलिए 1 कैलोरी, कैलोरी सुना होगा आपने, मैगी खाते हैं, मैगी पे लिखा होता है कैलोरी इतना कैलोरी, बिस्किट पे लिखा होता है इतना कैलोरी। 4.2 ये क्या हो गया, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा, ये क्या हो गया 1 अपॉन बीटा की पावर 2, और 1 अपॉन गामा की पावर -2। चलिए बस हो गया, सॉल्व हो गया अब तो। ये तो 1 अपॉन अल्फा है ही, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन बीटा की पावर 2, है ना, और इसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन गामा की पावर -2। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा की पावर 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1, बीटा की पावर 2 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2, गामा ऊपर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एंड हियर इज योर आंसर। यही तो प्रूव करना था कि 1 कैलोरी का मैग्नीट्यूड ये होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसे, अगर नहीं समझ में आए तो हम फिर से बताएंगे, इससे किसी भी तरह का डाउट इसमें रह जाए तो। अब है आज का लास्ट पॉइंट, कॉलम्स लॉ हम पढ़ेंगे इन शॉर्ट, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, केवल न्यूमेरिकल डायमेंशन एनालिसिस के हैंडल करने के लिए। कूलम्स लॉ क्या है, ये कि
इतना हमें पता है कि कोई भी जो मटेरियल है या मैटर है, that one is made up of atoms and molecules. Atoms and molecules. एटम्स की हम बात करें हैं तो एटम के अंदर क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। एक क्या होगा, न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इतना आपको पता है, ठीक है। इतना ही हमें चाहिए अभी, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, न्यूट्रल, इसीलिए इसका नाम भी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, वो ये होता है, ये ऐसा होता है। तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, डिनोटेड बाय क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल क्यू, और यू कैन यूज कैपिटल क्यू आल्सो, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। चलिए, सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक। बात इतनी सी है कि मान लो कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2। देयर आर टू इलेक्ट्रिक चार्ज which are separated at a distance r from each other, then according to Coulombs, Coulombs एक साइंटिस्ट है ना, according to Coulomb, there will be a force, which force, electrical force between these two charge, and that force is designated by capital F, and it is directly proportional to product of the charge, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिख लेना है। If two charge Q1 and Q2 are separated at a distance r, then according to Coulomb's law, there will be an electrical force between these two charge, which is given by, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा उसका, फर्स्ट स्टेटमेंट ये होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, ठीक है। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। यानी कि सीधा सा है, ये देखो, इतना टेंशन मत लो कि जो फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स होगा, ठीक है। ये था, और ये साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के होता है क्या, कूलम्स कांस्टेंट। के क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है स्टूडेंट्स के का 9 इंटू 10 की पावर 9। अब मुझे आप बताइए इसका यूनिट क्या होगा, जल्दी से लिखिए फटाफट से। के का यूनिट बताना है, बता पाएंगे क्या? तो जिसका डायमेंशन या यूनिट बताना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो F के इज इक्वल टू व्हाट, ये के स्मॉल है ना, कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है कैपिटल, उसका हम पढ़ेंगे कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो। चलिए, कैपिटल से एक और कांस्टेंट में इसमें यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। चार्ज का क्या होता है, कूलम। चार्ज इंटू चार्ज, कूलम स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट के का, किसका, यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट।
ठीक है। अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। चलिए बताइए, स्टार्ट हो जाइए। फोर्स का क्या होगा, m1 l1 t माइनस टू। फोर्स का, डिस्टेंस का क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। q, q1 क्या होता है, केवल q का होता है कि देखो याद दिलवा देता हूं आपके। I इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन टी, q अपॉन टी। q इक्वल टू क्या जाएगा, I इंटू टी। I क्या है, करंट। इसको कुछ बुक में I1 भी लिखते हैं डायरेक्टली, या फिर A1 भी लिखते हैं, A फॉर एम्पियर इसका एक सिंबल, ठीक है। और टी का T1, तो कूलम का हो गया A1 T1, दो बार है यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं खेल इसका। क्या जाएगा, m1 l1 t माइनस टू, और पावर की पावर मल्टीप्लाई, और पावर की पावर मल्टीप्लाई, नीचे भी ऊपर भी ना। अब क्या करेंगे, अब m1 तो m1 हो गया, l1 भी हो गया। t2 का देखो, ये t2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस टू। माइनस टू ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा, माइनस फोर। तो ये खत्म हुआ, ये खत्म खत्म। अच्छा L1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया ना ये। चलिए, और A2 ऊपर जाएगा तो ये A माइनस टू। सो हियर इट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कूलम्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या था कूलम्स लॉ का, थोड़ी सी हम उसकी भी जानकारी लेते हैं। इसका ये था मतलब कि जैसे दो चार्ज की हम बात कर रहे थे, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो ये होगा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कूलम्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सी यानी कूलम है ना। चलिए, अब अगर मान लो ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या देगा, धक्का देगा, कि नजदीक मत आना गलती से भी, है ना। तो ये धक्का देगा उससे, तो देयर विल बी ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। मान लो अब दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो ये कहेगा अब तुम्हें कहीं जाना है नहीं भाई, यहीं पर आना है। ये भी इसे यही कहेगा तुम्हें भी यहीं आना है, यानी कि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है कूलम्स लॉ के केस में, लेकिन वैल्यू यही रहेगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और लास्ट, अभी हमने देखा कि F इक्वल टू क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k था क्या, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू आपने बताया 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सही है। इसका एक खुद का फॉर्मूला भी है, किसका, k का। क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। k इटसेल्फ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये तो कूलम कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई पाई होता है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट है ना। चलिए, अब इसका मतलब है, पढ़ेंगे इसे एप्सिलॉन नॉट, और इसका नाम होता है फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अभी केवल नाम याद रखिए, परमिटिविटी क्या मतलब है क्या नहीं है, चैप्टर आने पर हम पढ़ेंगे समझेंगे। इसे बताने का कारण ये, हम इसका भी डायमेंशन और क्या निकालना चाहते हैं, यूनिट। तो देखिए, k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मुझे डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो इसको एक तरफ रखूंगा, बाकी सबको एक तरफ, तो इसको इधर ले आए, इसको इधर भेज देते हैं। 1 अपॉन 4 पाई के, इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसका भी नहीं होगा, या फिर इसका तो यूनिट भी नहीं होगा। के का यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, के का यूनिट हम जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, के का। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट ये होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
ये आपने काफी बुकों में देखा होगा या फिर कहीं पर भी देखा हो नेट वगैरह भी, तो वहां पर आपको बार बार मिल जाएगा डायमेंशनल के एनालिसिस चैप्टर में। तो अब मैंने ये पढ़ाया लास्ट में जाकर के, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या जाएगा, ये होता है क्या, कूलम स्क्वायर मतलब हो गया कितना, देखिए के का कितना आया था, के का आया था, चलो जो भी आया निकाल देते हैं बस, एप्सिलॉन नॉट A2 T2 न्यूटन M1 L1 T-2 एंड L2, ठीक है। तो M-1 ये जस्ट उल्टा होगा किसका, कूलम्स कांस्टेंट के डायमेंशनल एक्सिस का। देखिए अभी L1 और 2 ऊपर गया -3, ठीक है, ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, फ्री हो गया, ये ऊपर गया T⁴ हो गया और ये A की पावर। तो देखिए एग्जैक्टली उसका उल्टा आया है, पावर का जो साइन है वो चेंज हो गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगला हम पढ़ेंगे, लास्ट अपना रहेगा अगला था लेक्चर, या लास्ट के 2 लेक्चर और बनेंगे अभी इसी चैप्टर के लिए, वो रहेंगे एरर एंड मेजरमेंट एनालिसिस पर, ठीक है। तो उसको थोड़ा और पढ़ेंगे अभी। चलिए तब तक मजे कीजिए।